Hello students, I am Himanshu and I welcome you all on Hi Mentor. Today it's our first class and we are going to start with our first chapter of class 10th. It's chemical reaction and equations. So before jumping into the video, let's have a quick intro. Let's start the chapter. So it's chemical reactions and equations. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आप सभी ने देखा होगा या अपनी पहली क्लासों में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जब भी केमिकल चेंज होता है, जब कभी भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम उसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि गर्मियों में जब हम दूध को फ्रिज से बाहर रख देते हैं तो वो उसमें स्मेल आने शुरू हो जाती है, या फिर आयरन में जंग लगना शुरू हो जाता है जब वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है, या फिर खाने का बनना। इट्स ऑल्सो एक टाइप ऑफ केमिकल चेंज। सो वी कैन से कि केमिकल चेंज जो हैं वही केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दो प्रोडक्ट मिलके या फिर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो डिफाइन करते हैं इसे कि इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस दैट occurs when two or more molecules या substances interact to form a new compound. To form a new compound. जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके कोई कंपाउंड बनाएंगे तो वो एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म करेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में ये कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम एक पॉइंट इसी में। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कंपाउंड विच इंटरैक्ट to form a new compound, form a new compound are known as are called reactants.
और सेकंड पॉइंट लिखते हैं पहले, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। कंपाउंड्स या फिर न्यूली फॉर्म कंपाउंड, ऐसे लिखते हैं, न्यूली फॉर्म्ड compounds are called product। हाँ, तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट्स मिल के आपस में किसी प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यही हमने अपनी डेफिनेशन में भी लिखा है कि जब दो रिएक्टेंट या फिर दो से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके इसी प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे तो वो होगा केमिकल रिएक्शन होगी वो, ठीक है। अब यही केमिकल रिएक्शन दो तरह की हो सकती हैं, या फिर मैंने पहले आपको बताया था कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, या फिर आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि केमिकल चेंजेस ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहां पे कि केमिकल रिएक्शन ये दो तरह की हो सकती हैं। पहली होती है एक्सोथर्मिक हो सकती हैं या फिर एंडोथर्मिक हो सकती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें से हीट रिलीज होगी या एनर्जी रिलीज होगी, उस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जब हीट एब्जॉर्ब होगी। पहले लिखते हैं फिर इसे समझेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक, मैं इसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। और दूसरी है हमारे पास एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जब हीट रिलीज होगी। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल अभी देखेंगे, पहले इसके बारे में लिखते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। हीट रिलीज या एनर्जी अगर हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी हीट तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी, अगर किसी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो एक्सोथर्मिक का हम एग्जांपल देखते हैं। आप सभी ने घर में पेंट होता हुआ तो देखा ही होगा,
और उसमें एक हम चूना चूना तो आप सभी ने सुना होगा कि जब पेंट होता है घर में तो चूना भी आता है। जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वो पानी उबलने लगता है। जैसे ही हम वो जो होता है चूना उसको हम कैल्शियम, वो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेसिकली। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे हम वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करना शुरू कर देता है। उस यही रिएक्शन उसमें वो पानी जैसे उबलना शुरू करेगा, मतलब उसमें बहुत सारी एनर्जी उस टाइम पे रिलीज होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जैसे ही हम इस कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो CaOH2 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसके साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, इसे हम आगे देखेंगे, ये जस्ट एग्जांपल था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। ठीक है, कि जब भी हम किसी भी रिएक्शंस में हीट रिलीज होते हुए देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं इससे पहले हटा देता हूं। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें किसी भी रिएक्शंस को कराने के लिए हीट देने की जरूरत होती है रिएक्टेंट्स को, जिससे कि वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकें। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड्स। बिना हीट के या बिना एनर्जी के हम खाना थोड़ी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, हम इसे पूरा कर देते हैं, ड्यूरिंग अ रिएक्शन और लिख देते हैं इसमें, ड्यूरिंग अ रिएक्शन हीट एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे जानेंगे कि कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो उसके लिए हम एक नई हेडिंग डालेंगे, न्यू पेज, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो characteristics of chemical reaction या फिर चेंज भी हम कह सकते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है या नहीं। ठीक है, तो उसमें लिखते हैं हम सबसे पहला पॉइंट कि जो प्रोडक्ट बना है रिएक्टेंट से उसका कलर चेंज हुआ है या नहीं। तो पहला लिखते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। इसका एग्जांपल देखें तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग जो होता है आयरन की, वो जब जो पहले आयरन होता है वो तो सिल्वरी, कुछ सिल्वरी कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है, तो आफ्टर रस्टिंग वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन हुई आयरन के ऊपर और उसने उसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें एग्जांपल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज। कुछ केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की
स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एग्जाम्पल में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपने लैब में देखा होगा कि मैग्नीशियम की एक पतली सी स्ट्रिप आती है, पतली सी स्ट्रिप होती है वो, अगर हम उसको बर्न करते हैं तो वो एक व्हाइटिश पाउडर बना लेती है। ठीक है, तो वो जो व्हाइटिश पाउडर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मतलब कि पहले उस रिबन में हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमने मैग्नीशियम को या मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, आगे भी हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे स्ट्रिप जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के साथ इसकी बर्निंग होगी, तो ये ऐश बन जाएगी। ये व्हाइटिश पाउडर होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये व्हाइटिश पाउडर बना लेता है। तो मतलब कि जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो गई सब्सटेंस की। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं कि रिएक्शन के दौरान किसी तरह की गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसमें एग्जांपल से पहले हम बताते हैं कि आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, उसमें क्या किया है कि जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं और उन जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर हमने डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, सॉरी कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट डाला है। तो उस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, जब डाइल्यूट H2SO4 या हम HCl भी ले सकते हैं, जब जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ वो रिएक्ट करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है या गैस रिलीज हो रही है तो किसका चेंज है, वो है पार्ट केमिकल रिएक्शंस का, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम लिखते हैं H2 evolved when zinc granules react with HCl और H2SO4। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमने पहले देखा था कि केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है, एक्सो और एंडो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी या तो उसमें से हीट रिलीज होगी या फिर हीट हमें उसमें देनी पड़ेगी। तो तीसरा हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर ऐसे लिखते हैं, टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में, इंक्रीज हो जाएगा उस दौरान। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडो तो टेम्परेचर कम होगा क्योंकि हमें उससे रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए और हीट उसे प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कौन सा पॉइंट था हमारा, फर्स्ट, फिफ्थ पॉइंट,
फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक क्लाउडी मिक्सचर फॉर्म हो जाता है रिएक्शन के दौरान, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे कि प्रेसिपिटेट होता क्या है और ये कैसे बनता है। ठीक है, पहले आप इसे ऐसे ही लिख लीजिए, आगे हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेट कैसे बनता है। वैसे आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है जिसे हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। इसमें आप चाहो तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम कि पीबी लेड नाइट्रेट को हम NO3 का होल ट्वाइस, अगर हम लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो एक सब्सटेंस बनता है ये PbI2 प्लस KNO3। तो ये जो PbI2 होता है ये पीपीटी बनाता है येलो कलर का, और पीपीटी या कि प्रेसिपिटेट को हम ऐसे भी रिएक्शन में अगर कोई फॉर्म कंपाउंड पीपीटी बना रहा है तो उसे इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिपिटेशन का ये साइन है जो हमें बताएगा कि ये कंपाउंड इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन या पीपीटी में गया है। ठीक है, ठीक, ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन की बात। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन लिखते हैं पहले हम इसको, केमिकल ठीक है, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, तो वो एक केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर इट्स अ symbolic representation of chemical reaction in form of formulae or symbols, in form of symbol and formulae। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं केमिकल रिएक्शन की ही एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है फॉर्मूले और सिंबल्स की टर्म में। ठीक है, हम इसे समझते हैं एक रिएक्शन के थ्रू। हम मैग्नीशियम की एक रिएक्शन उठा लेते हैं, Mg प्लस O2, अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये MgO बनाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शंस थी, हमने इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया है, तो ये एक केमिकल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशंस भी दो तरह की हो सकती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था, हम इसे आगे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं इसे रेज कर देता हूं फिलहाल के लिए। केमिकल इक्वेशन, केमिकल, अब केमिकल रिएक्शंस भी दो तरह की होती हैं।
पहली होती है वर्ड इक्वेशन और दूसरी होती है सिंबल इक्वेशन। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं वर्ड इक्वेशन के बारे में हम देख लेते हैं। तो वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूं, आप पूरा लिखिएगा। और सिंबल इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में होता क्या है, जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज को वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, तो वो होती है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्पीशीज are written in form of words, जबकि सिंबल इक्वेशन में होता क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीशीज को हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर लिखते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं सिंबल में रिएक्टेंट and product species are written in form of symbol एंड फॉर्मूला। ठीक है, और एक बात और, सिंबल इक्वेशन जो होती हैं वो हमेशा वर्ड इक्वेशन से लिखी जाती हैं। तो हम इसमें एक पॉइंट और बना के लिख लेते हैं सिंबल इक्वेशंस में कि इट इज ऑलवेज रिटन from word equation। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सिंबल इक्वेशन को हम हमेशा वर्ड इक्वेशन से ही लिखेंगे। आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो पहले आपको वर्ड इक्वेशन दी रखी होगी क्वेश्चन में, तो आपको पहले सिंबल इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद उसकी बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका दोनों का। इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये तो हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन। और इसमें आपके दो एक्टिविटीज में दो इक्वेशंस और लिखी हैं, उन्हें मैं लिख देता हूं और हम उन्हें आगे डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम वो भी लिख देते हैं। दूसरी होती है कि जिंक ग्रेन्यूल वाली। तो जिंक का रिएक्शन जब HCl के साथ कराया जाता है तो हम लिखते हैं जिंक का रिएक्शन हमने किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रो एसिड। तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, जिंक, मैं क्लोराइड नीचे लिख देता हूं, और H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन मेरे को पूरा लिखना था। ठीक है,
और एक और है, पहले दो ही लिख लेते हैं, और इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे मैग्नीशियम, सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे हम इन्हीं इक्वेशंस को कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन का मिलके ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन थी जिंक, ये Zn प्लस HCl, ये मिलके बनाते हैं जिंक क्लोराइड ZnCl Cl2 प्लस H2 गैस रिलीज होती है। बच्चों, जब किसी भी रिएक्शन में कोई भी गैस रिलीज होगी उसे हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट में लेकिन ये उल्टा होता है, ये एरो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यहां भी रिलीज होगी, ठीक है। ये तो हो गई केमिकल इक्वेशन की बात। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। चलो उसे देखते हैं आप, ठीक है। उसे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो हेडिंग डालेंगे हम राइटिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम उन्हें पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं कि रिएक्टेंट जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट जो होगा किसी भी रिएक्शन में वो हमेशा राइट हैंड साइड होगा। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं तो उन दोनों को हम प्लस साइन के साथ जोड़ देंगे या प्लस साइन के साथ लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन रहे हैं तो प्रोडक्ट को भी हम प्लस साइन के साथ मर्ज कर देंगे। मतलब किसी भी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे हमने ले लिया, हमारे पास था मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया था, तो ये दोनों चीजें क्या है, ये हैं रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्टेंट जो है, इन दोनों रिएक्टेंट को हमने प्लस साइन से जोड़ दिया और ये इन्होंने बनाया था MgO, ठीक है। ये इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को के बीच में हम एक एरो का साइन डालते हैं। ये एरो हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, ये आपके नोट्स भी होंगे, आप इन्हें मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो पहला पॉइंट है कि रिएक्टेंट आर रिटन left hand side with plus sign between them, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट पहला कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही लिखे जाएंगे विद प्लस साइन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट आर written on the right hand side with plus sign between them, plus sign between them, ठीक है। प्रोडक्ट को हम हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे किसी भी इक्वेशन के या केमिकल इक्वेशन के। तीसरा पॉइंट होता है एन एरो ये एरो होता है
separate reactant and products. Product, not products. ये एरो जो होती है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक दूसरे से अलग करती है. अगर हम किसी भी रिएक्शन को ऐसे ही लिख देंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक साथ लिख देंगे बिना एरो को लिखे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट है. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन में एरो होती है ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन भी बताती है. तो चौथा पॉइंट लिखते हैं इसका. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे arrowhead points toward product and shows the direction of a reaction. Direction of reaction. ठीक है, एरोहेड जो है वो हमेशा प्रोडक्ट की ही तरफ होगा और ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन भी बताएगा. तो किसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी वही मैग्नीशियम की इक्वेशन लिख लेते हैं कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो उन्होंने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये जो दो ये हैं हमारे रिएक्टेंट और ये जो फॉर्म हुआ है ये है हमारा प्रोडक्ट. इस रिएक्शन में बच्चों एक ही प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, तो ये हो गए, हम सीख गए कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को या कैसे लिखेंगे. ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखिएगा. ठीक है, अब इसमें एक नया टॉपिक होता है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे या बैलेंसिंग होती क्या है. ठीक है, उसे हम देखते हैं. अब हम अपनी नई हेडिंग डालेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो न्यू पेज ले लेते हैं हम. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इस टॉपिक में हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना देखेंगे कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं. इससे पहले कि बैलेंसिंग होती क्या है बच्चों, बैलेंसिंग का सिंपल सा मतलब यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट्स के एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे दोनों तरफ. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल सेम हैं तो वो रिएक्शन केमिकली बैलेंस्ड है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले बैलेंसिंग की, या इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स या फिर इट मीन्स दैट द नंबर of same atom on both sides of a chemical equation. Must be equal.
किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर वो बैलेंस है तो उसके दोनों साइड के जो एटम्स होंगे वो सेम या इक्वल होने चाहिए, नॉट सेम, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो वो रिएक्शन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। इससे पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे करते हैं और कौन कौन से उसके रूल्स होते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो उस केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होगा। तो हम लिखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शुड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर इट शुड, पहला पॉइंट हमारे ये था। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इट शुड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, लिखते हैं या फिर लिखते हैं हम इसे ऐसे कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल reaction is equal to total mass of all the reactant। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना है तो उसमें टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तभी हम इक्वेशन को सही तरह से बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं, एक इक्वेशन लिख के समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। हम ले लेते हैं इक्वेशन अपनी, मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने कराया ऑक्सीजन के साथ तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का मास 4 ग्राम है तो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो भी 4 ग्राम होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है अगर प्रोडक्ट का मास 4 ग्राम है रिएक्शन में तो जो रिएक्टेंट हैं हमारे वो उनका टोटल मास जो है वो 4 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक तो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमने जो ये इक्वेशन लिखी है ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, कि इसमें जो एटम्स हैं इस रिएक्शन में वो बैलेंस्ड नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अगर ये बैलेंस नहीं है तो। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, या फिर इसको हम और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी हम इसे कहते हैं, या फिर स्केलेटन इक्वेशन भी कह सकते हैं। और स्केलेटन इक्वेशन, और ये
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन था, ये रिएक्शन ही था। इक्वेशन, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन में देखें कि दो एटम ऑक्सीजन के इधर थे, रिएक्टेंट्स में थे, और एक जो है प्रोडक्ट में था, एक ऑक्सीजन का एटम, मतलब ऑक्सीजन का एटम तो बैलेंस नहीं है। अगर हम मैग्नीशियम को देखें, रिएक्टेंट में हमारे पास एक ही मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का एक ही एटम है, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट में जो मैग्नीशियम के प्रोडक्ट वो है एटम्स हैं, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो सेम है। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के जो एटम हैं इधर रिएक्टेंट में दो हैं और प्रोडक्ट में एक है, मतलब कि ये बैलेंस नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर ये बैलेंस होती ये रिएक्शन तो कैसी होती, तो हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। सॉरी, पहले हम लिख लेते हैं प्लस O2 ये। इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन के दो एटम्स थे, तो हमने इधर भी दो ऑक्सीजन के दो एटम करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 2 इसके आगे हमने प्रोडक्ट के आगे 2 लिख दिया। मतलब इधर भी ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के भी हमारे पास 2 एटम हो गए हैं। इधर पहले हमारे पास एक ही एटम था मैग्नीशियम का, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमने इधर और मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस, मतलब इधर भी मैग्नीशियम के 2 एटम हैं और इधर भी मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, और इधर भी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और रिएक्टेंट में भी 2 एटम हैं। तो मतलब ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुकी है, तो हम इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो लिखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हाँ, एक बात और आप इसमें ध्यान रखिएगा कि सिंबल इक्वेशन ही जो होती है ना, सिंबल इक्वेशंस को ही हम बैलेंस करते हैं, वर्ड इक्वेशंस बैलेंस नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो मैं नोट्स डाल के लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे, नोट, ठीक है। ओनली सिंबल केमिकल इक्वेशन is balance, नॉट वर्ड, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, नॉट वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हाउ टू बैलेंस a chemical equation, ठीक है। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को 3-4 स्टेप्स में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से वो स्टेप हैं या कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के दौरान याद रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट विल राइट इट डाउन। पहला पॉइंट हमारे पास, राइट ए केमिकल इक्वेशन फ्रॉम ए वर्ड इक्वेशन। हमें जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें से हमें एक वर्ड इक्वेशन फ्रेम करनी है फर्स्ट। तो हम लिखते हैं राइट ए केमिकल इक्वेशन, राइट chemical equation from word equation।
हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है वर्ड इक्वेशन से। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखते हैं। अब हम इसे वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप है हमारा कन्वर्ट वर्ड इक्वेशन इनटू कन्वर्ट वर्ड इक्वेशन इनटू symbol equation by writing symbols and formula of reactant and product. By writing symbols and formula of reactant and product। ठीक है, हमें पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी है, फिर हमें इस वर्ड इक्वेशन से एक हमें अपनी सिंबल इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा make the atom of different elements on both side of the equation equal। अब तीसरे स्टेप में हमें करना क्या है, हमें दोनों तरफ के या दोनों साइड के LHS लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के दोनों तरफ के एटम्स को इक्वल करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं अपना कि डोंट चेंज, डू नॉट चेंज फॉर्मूला ऑफ substance while balancing। हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के दौरान उसका फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। मतलब ये कि हम एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम वाली अपनी वही इक्वेशन ले लेते हैं, ये इक्वेशन थी। ठीक है, हमें 2 एटम ऑक्सीजन के इधर बैलेंस करने हैं, तो ये नहीं करना कि हम इधर 2 लगा देंगे तो इसका मतलब ये फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाएगा, हमें 2 यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसीलिए ये चौथा पॉइंट कहता है कि हमें बैलेंसिंग के दौरान फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। जी था यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। ठीक है, कि जिंक रिएक्ट, क्वेश्चन है जिंक रिएक्ट विद dilute sulfuric acid to give zinc sulfate, मैं
जिंक सल्फेट, जिंक एंड हाइड्रोजन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। तो हमें हमारा इस रिएक्शन को बैलेंस करने का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हमारा होगा कि हम इसकी एक वर्ड इक्वेशन लिख लें। वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद हम उस वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन में अपनी कन्वर्ट कर लेंगे। आफ्टर कन्वर्टिंग द वर्ड इक्वेशन इनटू द सिंबल इक्वेशन, विल हैव टू बैलेंस द एटम ऑफ बोथ द साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। And be careful, we don't have to change the formula of a substance during the balancing. हमें बैलेंसिंग करने के दौरान फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं या इसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप था कि हमारा कि हम इसकी एक वर्ड इक्वेशन लिख लें, ठीक है। तो हम लिखते हैं, जिंक को रिएक्ट किया हमने, तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसके बाद इसने क्या प्रोडक्ट बनाया? जिंक सल्फेट, जिंक सॉरी पी नहीं होगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? हमारा दूसरा स्टेप था कि हम वर्ड इक्वेशन से इसे सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो हम लिख लेते हैं इसको, जिंक का रिएक्शन हमने कराया H2SO4 के साथ, दीज आर द रिएक्टेंट्स, एंड इन्होंने बना लिया जिंक SO4 ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरा स्टेप हो गया। अब हमें करना क्या है? अब हमें तीसरे स्टेप में दोनों तरफ के एटम्स को बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम उसे ऐसे लिख लेंगे, मैं नया पेज ले लेता हूं और ये रिएक्शन हम अपनी फिर से लिख लेता हूं मैं, कि जिंक का रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराया था, तो उसने हमें दिया था ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हम अलग अलग एटम को अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। तो इस टेबल में हम ऐसे बना लेते हैं, इधर होंगे हमारे एलिमेंट्स, ये होगी हमारी LHS या फिर एटम ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये होंगे हमारे एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारी रिएक्शन में जितने भी एटम्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक जिंक है तो उसे Zn लिखते हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास, सल्फर भी है और एक ऑक्सीजन है। हमारे पास 4 एटम है, 4 एलिमेंट्स हैं इस रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट के पास कितना जिंक है? 1 है, तो 1 लिखते हैं। इधर प्रोडक्ट के पास कितना है? इधर भी 1 है। हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट में 2 हैं, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। इधर देख लेते हैं, हाइड्रोजन इधर भी 2 हैं, सल्फर इधर भी 1 है और जिंक ऑक्सीजन इधर भी 4 है। ये तो दोनों तरफ के एटम पहले से ही बैलेंस है, मतलब दोनों तरफ के एटम्स जो हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल्स हैं, मतलब रिएक्शन जो है वो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो हम फाइनली इस इक्वेशन को लिख देते हैं, या फिर हम यहां पे पहले लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड
आर सेम। So number of atom on both the side are same. So सॉरी, हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि हमें पहले से ही इसमें रिएक्शन में बैलेंस मिले हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स are already equal, so reaction is balanced। मतलब हमें पहले से ही इस रिएक्शन में हमें एटम्स जो हैं वो पहले से ही दोनों तरफ सेम मिले हैं, बैलेंस मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है। और सॉरी, हम इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, जो हमारी बैलेंस इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं हम जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। रिएक्शन हमारी पहले से ही बैलेंस थी। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही शुरू कर लेते हैं, वो थोड़ा अलग होगा इससे। इसमें तो पहले से ही बैलेंस आ गए दोनों तरफ के एटम। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेम करते हैं हम। क्वेश्चन कि आयरन रिएक्ट विद आयरन react with water to form ferric oxide and liberate हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि आयरन हमारा रिएक्ट हुआ है वाटर के साथ, उसने बनाया फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो हम सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, वर्ड इक्वेशन फ्रेम करना, कर लेते हैं। आयरन को रिएक्ट कराया वाटर के साथ, बनाया फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस हुई रिलीज। GEN। अब दूसरा स्टेप था हमारा कि एक सिंबल इक्वेशन इसकी फ्रेम कर लें। ये वाटर H2O होता है और फेरिक ऑक्साइड जो होता है बच्चों वो होता है Fe2O3। फेरिक जो होता है 3 पॉजिटिव होता है, तो इधर इसलिए ये 3 हो गया, आ गया, और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हुई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपना भी पुराना टेबल बना लेते हैं, पुराना नहीं टेबल बना लेते हैं कि इधर होंगे हमारे एलिमेंट्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, लिखते हैं एलिमेंट्स। ये होंगे एटम्स, LHS लिख देता हूं मैं, या एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड या एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो लिखते हैं एटम्स ऑफ रिएक्टेंट।
और इधर हैं एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। बड़े ध्यान से देखना बच्चों इस रिएक्शन को। हमारे पास एलिमेंट्स हैं, आयरन है, हाइड्रोजन H है और इसका ऑक्सीजन का O है। ये तीन ही है ना? हाँ, तीन ही है। तो आयरन राइट हैंड साइड में हमारा एटम है, एक है, हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन का भी एक है। राइट हैंड साइड में आयरन के हमारे पास दो हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास तीन हैं, और हाइड्रोजन के हमारे पास दो। तो हाइड्रोजन तो हमारा पहले से ही बैलेंस है कि दोनों तरफ दो दो एटम है हाइड्रोजन के। अब देखते हैं हम पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। हाँ, किसी भी रिएक्शन में बच्चों ऑक्सीजन को ही पहले बैलेंस करने की कोशिश करना, क्योंकि होता क्या है जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं ना कि ये कंपाउंड फॉर्म में है, वाटर के साथ है ऑक्सीजन, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो ये हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले आप कोशिश करना कि आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, ठीक है? तो हम करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, या फिर आयरन से ही शुरू करते हैं। चलो आयरन से ही शुरू करते हैं। आयरन इधर कितना रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट की तरफ कितने दो हैं। तो हम क्या करें, इधर हमने दो लगा देना, मतलब कि राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो मतलब 2 आयरन इधर भी हो गए, 2 आयरन इधर भी हैं, ठीक है? अब क्या होगा, ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन इधर एक है, इधर 3 है, ठीक है? तो मतलब मैं 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं, मतलब 3 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही यहां पे 3 ऑक्सीजन तो हो गए, अब लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, मतलब कि 6 हाइड्रोजन इधर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इधर तो 2 ही है। तो हमें क्या करना होगा कि इधर भी हमें 6 हाइड्रोजन बनाने होंगे और इधर ही भी 6 हाइड्रोजन करने होंगे, जब भी तो हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। चलो फिर से देखते हैं। ठीक है, हाँ, आयरन के तो दो दो एटम थे दोनों तरफ, वो इजीली हमने बैलेंस कर दिए, इधर एक था और इधर 2 थे, ठीक है? तो इधर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में इंटू 2 कर दिया, मतलब 2 आयरन इधर हो गए और 2 पहले से इधर थे, तो दोनों तरफ के बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन इधर राइट हैंड साइड में एक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में एक है और राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। तो मतलब हम इंटू 3 इधर कर दें तो मतलब 3 ऑक्सीजन इधर हो गए। लेकिन 3 ऑक्सीजन इधर होने के साथ साथ हाइड्रोजन जो था वो हमारा हो गया डिस्टर्ब। डिस्टर्ब कैसे हो गया, क्योंकि इधर जैसे ही हमने 3 लगाया तो मतलब इधर हो गए 6 हाइड्रोजन, मतलब 6 हाइड्रोजन इधर हो गए और 2 इधर है, मतलब हाइड्रोजन हमारा डिस्टर्ब हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें 6 हाइड्रोजन करने हैं तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इस तरफ इंटू 3 कर देते हैं, तो ये भी 6 हो गया और इधर भी हमने 3 लिखा था, इंटू किया था, तो इंटू 3 इधर कर देते हैं, मतलब 6 6 दोनों तरफ बैलेंस हो गए। तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस हो गई। तो हम लिख लेते हैं सर, फाइनल इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि आयरन प्लस H2O गिव्स अस Fe2O3 और H2। आयरन को हमने बैलेंस किया था, मतलब इंटू 2 किया था, तो इधर लिखना होगा 2 को आगे, इसके आगे। हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया तो मतलब कि 3 इधर लिखना होगा, H2 के आगे 3, और इधर क्या है, इधर भी हाइड्रोजन के आगे 3 लिखना होगा, ठीक है? तो अब देखो 2 आयरन इधर, 2 आयरन इधर, ठीक है? 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, और 6 हाइड्रोजन हमारे पास इधर हैं और 6 हाइड्रोजन हमारे इधर हो गए। कैसे हो गए, 2 तो हमारे पास पहले ही थे और इंटू हमने 3 कर दिया। क्यों किया था, क्योंकि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना था। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया हमारा हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए हमने
हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 3 से और मल्टीप्लाई कर दी, जिसकी वजह से हमारे पास दोनों तरफ 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये रिएक्शन, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, इस तरह से ये भी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो मैंने 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, आप अपनी एनसीईआरटी से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम देख लेते हैं कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसे हम क्या ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वो टॉपिक और हम देख लेते हैं आज। तो हम नया पेज ले लेते हैं और लिखते हैं हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिक। हाउ टू मेक chemical equation more informative। ठीक है, किसी भी हम केमिकल इक्वेशन को कैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं या फिर अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमको जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स होंगे उन्हें कि हम स्टेट भी उनके साथ लिखें। तो पहला पॉइंट है राइट स्टेट states symbol for reactant and products। ऑफ ए रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट भी हमें उसके सिंबल्स के साथ लिखनी होगी। रिएक्टेंट की भी हमें स्टेट लिखनी होगी और प्रोडक्ट की भी स्टेट लिखनी होगी। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। हमने क्या किया है, हमारे पास ये वाटर है, हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ये हमारा वाटर बन गया। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 1 ऑक्सीजन इधर है तो इंटू 2 कर देते हैं। और इधर क्या हुआ, अब हमारा हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया है, तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया है तो हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मेथड को बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड जो हमने किया था पहले भी, वो उसको भी हिट एंड ट्रायल ही बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा हमने समझने के तौर पे उसे उस तरीके से किया था। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो, जो हाइड्रोजन होगी हमारी इधर ये गैसियस फॉर्म में होगी, गैसियस स्टेट में होगी, तो हम इसे जी इसके नीचे ऐसे लिख देंगे। ये इसकी स्टेट हमने रिप्रेजेंट कर दी रिएक्टेंट की। ऑक्सीजन भी हमारी गैसियस स्टेट में ही होगी। जब इन दोनों ने रिएक्शन किया तो हमारा वाटर बना जो कि लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन लिखने के, बैलेंस करने के बाद हमें उनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट भी लिखनी जरूरी है अगर हमें अच्छे से अपनी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है या केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो। ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया ये। दूसरा स्टेप, गैस इवॉल्व हुई है रिएक्शन में, यानी तो हम लिखते हैं गैस इवॉल्व इन रिएक्शन इंडिकेटेड बाय अपवर्ड एरो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एरो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी अपवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक रिएक्शन देख लेते हैं इसे एग्जांपल के तौर पे। हमने क्या ले लेना है, हमने ले लिया सोडियम को ले लिया, ये सॉलिड था, सॉलिड स्टेट में है। इसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ करा दिया जो कि लिक्विड स्टेट में है।
जब इसने रिएक्शन किया तो इसने बना दिया NaOH, जो कि लिक्विड फॉर्म में एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस में होगा, और हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हुई। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसे। हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन एक है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 3 है इधर। ठीक है, इधर हमारे पास 3 हैं हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले इधर 2 हैं, NaOH में 1 है, 3 है। तो पहले बैलेंसिंग कर ही लेते हैं इसकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, लेकिन हमारा सोडियम इनबैलेंस हो गया, तो हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। हाँ, हो गई। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या था कि अगर कोई गैस इवॉल्व होगी रिएक्शन के दौरान, अगर कोई गैस रिएक्शन के दौरान रिलीज हो रही है, तो उसे हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल था इस रिएक्शन का। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, अगर किसी रिएक्शन में पीपीटी या प्रेसिपिटेट बन रहा है, इफ precipitate is formed in a reaction it is represented by डाउनवर्ड एरो। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो हम उसे डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें भी एग्जांपल के तौर पे हमने ले लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस। इसको हम बच्चों लाइम वाटर भी कहते हैं, या स्लेक लाइम भी हम इसे कहते हैं। प्लस जब हम इसका रिएक्शन, ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब वाटर ज्यादा अमाउंट में है इसमें, एक्वस CO2 गैसियस फॉर्म में है, और इस ये बनाएगा कैल्शियम CO3 कार्बोनेट, ये PPT बनेगा, प्लस वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में बनेगा। तो ये जो CO3 है, ये इस रिएक्शन में व्हाइट कलर का PPT बनाएगा, व्हाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट। ये जो है ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर का हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, या मैं लिख ही देता हूं कि ये लाइम वाटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग CO2 गैस। मतलब अगर किसी रिएक्शन में CO2 गैस निकल रही है या रिलीज हो रही है, तो उसे हम किससे डिटेक्ट करेंगे? लाइम वाटर से। क्योंकि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 का रिएक्शन होगा तो हमें
व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। मतलब कि हमें पता लग जाएगा कि ये जो गैस रिलीज हुई है इस रिएक्शन में वो CO2 ही है। इसलिए हम इसका CO2 टेस्ट करने के लिए, CO2 को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लाइम वाटर का यूज करते हैं। हम करते क्या है कि लाइम वाटर से CO2 को पास कराया जाता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि एक व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म कर लेगा, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में CO2 ही गैस है जो रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें और देख लेते हैं, और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमने 3 पॉइंट देख लिए, चौथा पॉइंट है अगर किसी रिएक्शन में कोई टेम्परेचर या कैटलिस्ट भी दे रखा है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपनी इक्वेशन में। तो लिखते हैं हम, इन ए केमिकल रिएक्शन condition of temperature, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बच्चों कैटलिस्ट जो होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, या फिर हम मेटल्स भी कह सकते हैं, हम ज्यादातर मेटल्स का यूज करते हैं। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कैटलिस्ट अगर प्रेशर भी दे रखा है ETC आर रिप्रेजेंटेड above the arrow, समझते हैं इसे हम इक्वेशन से। हमने क्या लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लिया, फिर हमने इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दिया 340 ATM पे। अगर प्रेशर दे रखा है तो हम उसे एरो के ऊपर ऐसे लिख देंगे, ATM यूनिट है प्रेशर की ATM। तो ये हमें देता है CH3OH, लिक्विड फॉर्म में मिथेनॉल होता है बच्चों। ठीक है, ऐसे अगर हमें मान लो कुछ और भी दे रखा है, या एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम, 6CO2 का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएंगे तो ये बनाता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है बच्चों, प्लस 6O2 रिलीज होते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, तो हमें सनलाइट की नीड होती है, और दूसरा क्लोरोफिल। तो उन्हें हम इनके रिएक्शन के एरो के ऊपर लिखेंगे, सनलाइट, और नीचे भी लिख सकते हैं क्लोरोफिल, ROPHYLL। क्लोरोफिल। ठीक है, एक पॉइंट और देखते हैं, 5th पॉइंट अपना, अगर रिएक्शन लिखते हैं पहले, इफ अ रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, such reaction are called reversible reactions। रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शंस में हो सकती हैं, मतलब फॉरवर्ड भी जा सकती हैं और बैकवर्ड भी आ सकती हैं, उस तरह की रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं हम, N2 गैसियस फॉर्म में हमने 3 हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कराया और इसने हमें अमोनिया बना के दे दिया NH2 गैसियस फॉर्म में। ये तो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अब क्या होगा, यही NH2 को जब हम तोड़ें तो वो हमें ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे दें। तो हम लिखते हैं ये रिएक्शन, लिखते हैं हम इस रिएक्शन को 2NH3 गैसियस फॉर्म में। हमने इस रिएक्शन को उल्टी कराया, मान लो रिवर्स कराया, या फिर हीट इसे प्रोवाइड की तोड़ने के लिए, तो इसने N2 गैसेस में भी हमें प्रोवाइड कर दिया और 3H2 भी गैसियस फॉर्म में दे दिए। तो ये हो गए बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो हम इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम इस रिएक्शन को फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। N2 गैसियस फॉर्म में है, 3H2 भी गैसियस फॉर्म में है, और ये है फॉरवर्ड एरो और ये है बैकवर्ड एरो, और 2NH3 इन्होंने हमें एज ए प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया। रिएक्शन, ये वाला ऊपर वाला एरो जो है ये बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। और ये डाउनवर्ड एरो बताएगा कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो इस रिएक्शंस को, रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये इस साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हम अपनी रिएक्शंस को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन कितने तरह की होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आज के लिए वैसे इतना काफी है, हम बस हेडिंग डाल देते हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रिएक्शंस जो हैं वो कितने तरह की होती हैं, ठीक है। तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कि रिएक्शन जो है वो कितने तरह की होती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसे अच्छे से पढ़िए। बाकी का जो हमने इस क्लास में किया है वो आप अच्छे से अपना रिवाइज कीजिए और नोट्स बना लीजिए ऐसे ही, सो दैट आपको बाद में एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इसे अच्छे से पहले से एक बार लिख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आज हमने जितना भी किया है तो अब आपको करना क्या है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले के आप जितने भी एक्सरसाइज के बीच में क्वेश्चंस हैं आप उन क्वेश्चंस को कीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है सो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो अगर किसी टॉपिक आपको फिर से समझना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम उस टॉपिक को अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये पहला पेज है हमारा, ये दूसरा था, ये नेक्स्ट पेज था, तीसरा पेज था, ये राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन अगला पेज था हमारा, फिर बैलेंसिंग था, फिर केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है, ये उसका पार्ट था क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चन था हमारा,
ये लास्ट था हमारा, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। सॉरी क्या हुआ। So guys, see you in the next class. So make sure you should revise these things properly. So अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय। और अच्छे से आप अपनी रिवीजन कीजिएगा जितनी मल्टीपल टाइम्स, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। सो आज के लिए इतना ही, तो क्लास एंड करते हैं।